तो क्या लिख रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिखा था लास्ट में, जरा बताना। एक्सेप्शन क्या लिखा था किसका? अच्छा, जिंक, कैडमियम और मरकरी आपका क्या है, इसका मेल्टिंग, हाँ मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है और ये सॉफ्ट स्टेट में होते हैं। ऐसा क्यों, रीजन क्या बताए थे, क्यों रीजन है, रीजन क्या है इसका? हाँ, इनका डी ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, फील्ड होता है। लिखवाया था, बता दिया यहां तक, चलिए ठीक। मेल्टिंग पॉइंट एंड फिजिकल पॉइंट ये सब हो गया था, ठीक है। पोजीशन की बात कर लिए थे, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनोइड सीरीज आपका कौन से ग्रुप में है, ये लेंथेनाइड एक्टिनोइड सीरीज आपके कौन से ग्रुप में थे, ग्रुप बताए थे ना, कौन से ग्रुप में है ये? लेंथेनाइड एक्टिनोइड कौन से ग्रुप में था? लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा 3 से लेकर 12 था, लेकिन एक सिंगल ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे थे ना। कौन से ग्रुप में था, रिवीजन नहीं करके आए? अरे ग्रुप थर्ड, थर्ड ग्रुप में ये सारे एलिमेंट आए थे, ठीक है, थर्ड ग्रुप के सारे एलिमेंट थे। हाँ? अरे तो करा लेते कहीं और से यार, कोई दिक्कत है? चलो ठीक, अच्छा किए। अरे नहीं नहीं यार, वो बहुत देर से साथ में थे, बोल रहे थे तो मैंने कहा ऐसा। तो अरे बेटा बस, तो थर्ड ग्रुप में थे, लेंथेनाइड एक्टिनोइड सब किसमें थे, थर्ड ग्रुप में थे। सीरीज हमने बता दी थी कौन कौन सी सीरीज थी भैया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D सीरीज, है ना भाई। एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी हमने देख लिया था, सबका वो लिख दिया था मोटा मोटा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, अच्छा। अब देखो, मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो है, इसका रीजन क्या दीजिएगा? मैग्नीज और ये टीसी टेक्टेनियम है, ऐसे कुछ है टेक्टेनियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम है, ये लो है। रीजन क्या दीजिएगा? कंप्लीटली फील्ड है मैग्नीज का, मैग्नीज का इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, क्यों है भैया बताओ जरा। और इधर टीसी का है, हाँ हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। इसमें लिखो, लिखो वाई मैग्नीशियम एंड, लिखो लिखो बोल रहे वाई मैग्नीशियम एंड, लिखो भाई वाई मैग्नीशियम, वाई मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, सॉरी, वायर वाई मैग्नीज, मैग्नीज एंड टेक्नीटियम टीसी, वाई मैग्नीज एंड व्हाट, टेक्नीट, वाई मैग्नीज एंड व्हाट, इसका नाम बहुत टेक्निकल है यार, कहाँ गया, मैग्नीज के नीचे, मुझे दिख नहीं रहा है क्या यार, हाँ ये रहा, टेक्नीटियम, वाई मैग्नीज एंड टेक्नीटियम हैव हैव, है ना, एनॉमली, एनॉमली इन मेल्टिंग पॉइंट, इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच आर लोवेस्ट एमंग ऑल, विच आर लोएस्ट व्हाट, विच आर लोएस्ट एमंग, एमंग देयर व्हाट, एमंग देयर सीरीज, अपने अपनी सीरीज में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है बहुत लो है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना। तो पहले मैग्नीज और टीसी का लिखेंगे, टेक्नीटियम का लिखेंगे, ऐसा क्या होगा, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीटियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज एंड व्हाट, टेक्नीटियम आर, आर डैश करके लिखो, क्या आया था इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज कौन सी सीरीज में है, ये 3D में है, और वो किस में है भैया, 4D में है, तो लिखो इनका
लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, लास्ट सेल वाला क्या आया 4s2 और क्या आया 4s2 और क्या आया 3d, किसका आया ये मैग्नीज का कितना आया, लास्ट सेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 3d5 4s2 आया। और इससे टेक्नीटियम का क्या आएगा, कौन सी सीरीज का है ये 4d सीरीज का है ना, तो यहां क्या लिखोगे 4d5 और क्या हो जाएगा 5s2 होगा, 4d5 एंड क्या होगा 5s2 होगा। इसमें लिखो, इसमें क्या है इनका लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर व्हाट 3d5 4s2 एंड क्या है 4d5 5s2, 3d5 4s2 एंड 4d5 5s2। डी अब लिखो, डी ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड, डी ऑर्बिटल्स आर व्हाट हाफ फील्ड, डी ऑर्बिटल्स आर व्हाट हाफ फील्ड एंड electrons in d orbital and electrons in d orbital are tightly bounded with what, are tightly bounded with nucleus, मतलब उनके जो न्यूक्लियाई है उससे टाइटली क्या होंगे बाउंडेड होंगे, टाइटली बाउंडेड विद व्हाट न्यूक्लियस या उनके न्यूक्लियाई, that's why they are, या लिखो they are having low melting and boiling point because due to more attraction between the orbital electrons and nucleus, the orbital electrons and nucleus ठीक है, they form very less number of bond, very less number of bonds। अब बॉन्ड कैसे होंगे कोवैलेंट नेचर के होंगे, ब्रैकेट में लिखना कोवैलेंट, वेरी लेस नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रैकेट में लिखना कोवैलेंट। हमने कहा था मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ क्या बनेंगे उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर D5 है तो 5 अनपेयर्ड होंगे ना, तब इसके हिसाब से तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया, सबसे कम हो गया। रीजन क्यों भाई था कि न्यूक्लियस से उसका जो अट्रैक्शन है बढ़ गया, जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब बॉन्ड ही कम से कम बनेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका घट जाएगा, इसलिए क्या हो गया डिक्रीज हो गया। किसके केस में टेक्नीटियम और क्या है मैग्नीज के केस में, इसलिए एनोमली यहां देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है इसलिए ध्यान रखना, बाकी केसेस में इतना नहीं है, मतलब घट रहा है हर जगह सारी चीजें हो रही है, लेकिन यहाँ देखो एनोमलस थोड़ा हुआ ना, मतलब घटते घटते डायरेक्ट बहुत सडनली फॉल हो गया, यहाँ भी क्या हुआ बहुत सडन फॉल है। क्यों हुआ इसका रीजन ये सब ध्यान रखना, जो एक्सेप्शनल केस है जरूर ध्यान रखना। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तक हो गया था, अपना बना लिया था आप लोगों ने, ठीक। क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है दिख लिया था, मिनट के बाद वैल्यू बढ़ेगी ये बताया था, लिखा था ही नहीं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या लिखा, इनिशियली क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, फिर मिड में पहुंचने के बाद क्या होगा डिक्रीज होगा, लिखा है ये, लिखा है? अच्छा लिखो इन ईच ऑफ द सीरीज, हाँ लिखवाया है, वही मैंने कहा, अगर नहीं लिखे हो तो बता दो भैया। तब हमें तुम लोगों से एक दिन ये जानना चाहूंगा कि जब वहां जैसे दिक्कत होती है इतने लोगों को, अभी तुम लोग 4 लोग बैठ लेते हो, ये भी एक एनोमली ही है,
मतलब जैसे ये सब एलिमेंट का दिख रहा है वैसे ये भी है कि चार के चारों इलेक्ट्रॉन बिना रिपल्सन के मतलब स्टेबलाइज है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। देखो कैसे हंस रहा है, जैसे मजा आ रहा है एकदम। गुरु जी ठंडी लगती है ना इसलिए पास पास बैठते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ व्हाट, एटोमाइजेशन। पहले लिखो इसका मतलब क्या है फिर समझाते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाँ बताते हैं इसको, लिखो इंथैल्पी ऑफ व्हाट, एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है, जब ये एटम ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है जब किसी एटम से क्या होंगे, कनेक्ट होकर लिंक होकर क्या होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी या जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ व्हाट, एटमाइजेशन। डैश करके लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है, लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में लिखिएगा एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, एंथैल्पी। हीट है एक तरह का, एंथैल्पी एक तरह का क्या है, हीट है। एंथैल्पी इन द सेंस का, हाँ हाँ तभी तो मैं कहा ना अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर लिखा एंथैल्पी। कब हीट को हम देखो बता रहे हैं एंथैल्पी होगा, सिचुएशनल चीजें हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। हीट का मतलब नॉर्मल तुम क्या समझ रहे हो, दो बॉडीज है, दो बॉडीज में क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो जहां हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में भाई क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। लेकिन एंथैल्पी को हम केमिस्ट्री में इन जनरल यूज करते हैं या थर्मोडायनेमिक्स में आप यूज करते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है आप ऐसे समझो, कोई कंपाउंड या केमिकल आप लीजिए, उसको किसी सॉल्वेंट में या इन जनरल आप मान के चलो वाटर में, प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, वाटर में किसी भी केमिकल को हम डिसॉल्व करें, उसको डिसॉल्व करने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट उससे रिलीज होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। तो बेसिकली है ये हीट ही, लेकिन किस केस में, जब हम किसी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल का एक मोल क्या करेंगे, सॉल्वेंट में या वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उससे जो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। बेसिक डिफरेंस ये है, समझ में आई बात। बोलने को तो लिख दे रहे हैं ऐसे दिक्कत, लेकिन टेक्निकलिटी में जब जाओगे तो समझना पड़ेगा ये क्या है क्या नहीं। तो क्या लिखा आपने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, एंथैल्पी रिलीज्ड और व्हाट, रिक्वायर्ड, रिलीज्ड और व्हाट, रिक्वायर्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या फिजन ऑफ बॉन्ड, जो भी लिखना चाहो, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या फिजन ऑफ बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो लिखना चाहो आप। मतलब जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, है ना भाई। तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं, उसमें जो हीट इवॉल्व होगी या रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ व्हाट, एटमाइजेशन। अब जरा बता, अब नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कब बढ़ेगा, जब हम स्टार्टिंग से मिड में आएंगे तो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बढ़ेंगे, मिड के बाद क्या होंगे, उनकी पेयरिंग होगी, मिड के बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है वो क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो पहले क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, मिड के बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, घट जाएंगे। लिखो, इन ईच ऑफ द सीरीज, in each of the series initially, in each of the series initially the number of unpaired electron in d orbital, the number of unpaired electron in d orbital, in each of the series the number of unpaired electron in d orbital increases अप टू D5, D के ऊपर 5 लिखो, अप टू D5, मैक्सिमम 5 हो ही सकता है। देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन
will decrease gradually, will decrease gradually as the atomic number increases, as the atomic number increases. So सबको लिखने दे बेटा. So from starting to middle, number of valence electron increases. From starting to middle मतलब D5 तक. मिडिल का मतलब क्या है भाई? D5 तक. From starting to middle, number of valence electron increases. Number of valence electron increases. Number of valence electron increases. So number of covalent bond increases. It means enthalpy of atomization increases. It means enthalpy of atomization increases. नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे तो भाई एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. फिर मिड में पहुंचने के बाद क्या होगा? हाँ, एंड आफ्टर दैट, देखो आफ्टर दैट मतलब मिडिल के बाद, आफ्टर दैट का मतलब यहां क्या है? मिडिल के बाद. जब हम D5 पे पहुंच जाएंगे, D5 के बाद क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घटेगा. तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी घटेंगे. नंबर ऑफ बॉन्ड घटेंगे तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा? घटेगा. आफ्टर दैट ब्रैकेट में लिखिएगा मिडिल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन gradually decreases. The number of valence electron gradually what? Decreases. So enthalpy of atomization, gradually decreases. Gradually what? Decreases. अब फिर से यहां पर देखना, मैग्नीज का और टेक्नीटियम का ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ही कम बना रहे हैं. सब में रीजन वही लिखिएगा. यहां फिर से देखो ना, मैग्नीज का और टेक्नीटियम का क्या है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है. रीजन क्या बताएंगे? क्योंकि इनके जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, और न्यूक्लियस उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है. इसलिए कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. तो लेस नंबर ऑफ बॉन्ड बनता है, इसलिए इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी? कम होगी. ठीक है ना? लिख लोगे रीजन? पक्का? शायद इसमें भी लिख लो, एनॉमली को देखो. देखो इन 3D एंड 4D सीरीज, इन 3D एंड व्हाट? 4D सीरीज, in 3D and 4D series, manganese and technetium, manganese and what? Technetium have lowest enthalpy of atomization, in their series. ठीक है? रीजन क्या लिखेंगे? अब बताओ. हाँ बताओ अध्ययन, क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? क्यों है लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्यों है इनका, मैग्नीज का, टेक्नीटियम का? यही है. हम्म तो ठीक. तो D5 में तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो बढ़ने चाहिए.
फिर इसकी एनर्जी कम क्यों आ रही है? तो बताओ उज्जवल। हाँ, मैग्नीज का टेक्नीटियम का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम क्यों है? यार अभी तो बताए। किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों फ्री होते हैं कम? क्योंकि न्यूक्लियस से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, थोड़ा टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए वो फ्री नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। इस वजह से इनका जब बॉन्ड ही नहीं बना रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या आएगा, कम ही आएगा ना। इतना मैं लिखवा दूं क्या शॉर्ट में? इसको बहुत टफ बताया क्या? ये तो सिंपल बात। लिखो भाई शॉर्ट में, लिख शॉर्ट में, लिखो शॉर्ट में, डैश करके लिखो, रीजन लिखो, रीजन, रीजन करके लिखो, रीजन में लिखो डैश करके। इन मैग्नीज एंड टेक्नीटियम in manganese and what technetium, d orbitals are half filled, d orbitals are half filled, experience experience greater force of attraction, experience greater force of attraction by their nuclei, अपने अपने न्यूक्लियाई से भाई, by their what nuclei, so less number of electrons are free to, so less number of electron are free to form bond, to form bond, less number of electron are free to what form bond। तो इनका जो एटमाइजेशन की एनर्जी होगी क्या होगी, कम होगी। कुछ ध्यान रखो भाई, ऐसे अब ये देखो थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक है, इसमें ऐसा तो है नहीं कोई फॉर्मूला आएगा कि तुरंत आंसर बता दोगे। हर चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, कौन सी चीज क्यों हो रही है, क्या है इसके पीछे का रीजन। वही होता है कि अब क्या ही बताएं, पढ़ना लिखना यही रहता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, हेडिंग करो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसके बारे में लिखते हैं, देखो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बताओ एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कोई बताए मुझे पहले। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अभी बात करेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की, शील्डिंग इफेक्ट की, स्क्रीनिंग इफेक्ट की। हाँ, अरे तुम लोग यार देखो, उसमें रब दिखता है। तुम वही करो जो पूछा जा रहा है, बताओ। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? हाँ, न्यूक्लियस के सेंटर और आटोमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बीच की जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेडियस। पहले एटॉमिक रेडियस का मतलब तो लिख लो मेरे भोंदू नरेश, लिखो डैश करके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक। आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो उसके पहले आप लोग पहले क्लियर मुझे बताओ, दो चीजें हैं एकदम क्लियर समझना। एक, हाँ,
आपने पढ़ा होगा जब आयंस की हम बात करेंगे, आयंस में जो रेडियाई, जो रेडियस निकल के आएगा उसी को बोलेंगे आयनिक रेडियाई। एक आपने पढ़ा होगा कैटायन का, दूसरा आपने पढ़ा होगा एनायन का। कैटायंस क्या होते हैं, कैसा चार्ज होता है इन पे? अच्छा, एनायंस क्या होते हैं, कैसा चार्ज होगा इस पे? नेगेटिव। अगर हम कैटायन की बात करें, जैसे मैं सोडियम की बात कर रहा हूं और सोडियम प्लस की बात कर रहा हूं, और मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं और Cl माइनस की बात कर रहा हूं, मुझे बताओ पहले कैटायन के केस में बताओ, Na और Na प्लस की अगर साइज को मैं कंपेयर करूं, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, बताओ क्यों Na प्लस का छोटा होगा? इसलिए Na का साइज बड़ा होगा Na प्लस से, क्यों? क्योंकि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इसके जो था, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये तो बेसिक बात बता रहे हैं क्योंकि तभी रिलेट कर पाओगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2,8,1। लास्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इससे भैया Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8। नंबर ऑफ सेल क्या हो गया? घट गया। पहले 3 सेल थे, अब कितने हो गए? 2 सेल। जब 2 सेल हो गए तो एटॉमिक रेडियस इसमें क्या हो जाएगा? इसका घट जाएगा। इसका मतलब क्या? जब हम कैटायंस की बात करेंगे, कैटायंस में जो आयनिक रेडियाई, जो आयनिक रेडियस निकल के आएगा, उसका जो पेरेंट न्यूट्रल एटम है उससे क्या होगा? कम होगा। जैसे Ca2 प्लस की कंपेयर करेंगे, किसका रेडियस ज्यादा होगा? कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम आयन का, कैल्शियम का। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन का कंपेयर से करेंगे, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम आयन से कंपेयर करेंगे। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो नंबर ऑफ सेल घटेगा, नंबर ऑफ सेल घट जाएगा तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा? इसका, उसके पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके केस में बताओ Cl माइनस का बड़ा होगा, क्यों ज्यादा होगा भाई? इसका बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा ना, सॉरी नंबर ऑफ सेल तो इसमें सेम ही रहेगा। जैसे क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ जरा? 2,8,7 है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें बाहर से आ गया Cl माइनस, तो क्या लिखोगे इसको? 2,8,8 हो गया। नंबर ऑफ सेल तो नहीं घटा बढ़ा, फिर साइज कैसे बढ़ गई भाई? नंबर ऑफ सेल तो घटा बढ़ा नहीं ना, वही है ना। अभी भी 3 सेल थे, अभी भी 3 सेल हैं। हाँ यही समझ रहा है। जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन और इसके पहले वाला जो कौन सा है हमारा, इसके पहले वाला जो सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक आया, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। और जो इलेक्ट्रॉन आया उसका न्यूक्लियस से क्या होगा? अट्रैक्शन। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, और जो यहां पर क्या आया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आया जो इसके पहले वाला सेल है, उससे जो इसका हो रहा है रिपल्सन, रिपल्सन अट्रैक्शन के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रिपल्सन की वजह से एटम का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको क्या करेगा? पुश करेगा, बाहर निकलेगा। इसलिए इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं क्या? शील्डिंग इफेक्ट। अभी हम 4f ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसी को बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की भी बात करने वाले हैं इसी पे। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो है, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए एनायन के केस में, एनायन का जो एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, इसके पेरेंट न्यूट्रल एटम से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? रीजन लिखेंगे तो सिंगल वर्ड में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी हम ना एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, जब उसको बोलेंगे तो उसको बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यही सब समझेंगे, इसमें लिखेंगे। जिसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेना, इसको रीजन बताएंगे। यहां एक टर्म बार बार यूज होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को बोलेंगे अभी आगे जब 4f ऑर्बिटल में जब आ जाएगा जिसको बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? दोनों शॉर्ट में बना लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ब्रीफ बस एक आइडिया के लिए, आपको मोटा मोटा क्लियर होना चाहिए कहां पर साइज ज्यादा होगा, कहां पर साइज कम होगा, कैसे कंपेयर करेंगे, क्या रीजन में लिखेंगे। फटाफट लिखिए जल्दी से। ठीक है ना? अब सोचो केमिस्ट्री क्यों ना वीक रहे, बहुत बेसिक बेसिक बातें भी नहीं पता है। केमिस्ट्री से इतनी रुसवाइयां, फिर सोच रहे हो केमिस्ट्री आ भी जाए। नहीं आएगी ना, फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो कहां से आएंगे? फिर तो वही होगा कि बस पढ़ लिए, लिख लिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है।
ठीक है। बताओ इसको। अब लिखिए, देखो पहले इसका आयतनिक या आयनिक रेडियाई क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, कहां तक, मिडिल तक, मिडिल के बाद क्या होगा, फिर देन क्या होगा, एंड तक के, फिर क्या होगा, ये ऑर्डर लिखना। अभी सब रीजन बताना पड़ेगा, ऐसे क्यों, लिखो एटॉमिक या फिर लिखो आयनिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस, एटॉमिक या फिर क्या है आयनिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेस टिल द व्हाट, मिडिल, मिडिल तक क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर बिकम्स क्या है ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर क्या हो जाता है बीच में पहुंचने के बाद थोड़ा सा क्या हो जाता है कांस्टेंट, 2-3 एलिमेंट तक, है ना, फिर क्या होगा एंड देन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। and then what increases towards the end of the period। ठीक, लास्ट में क्यों इंक्रीज हो रहा है, रीजन लिख लो, लिख लो, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट, यहां लिखा है, देखो लास्ट में क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस इफेक्ट का मतलब क्या है, इस इफेक्ट का मतलब क्या है, डैश करके लिखो, इसका मतलब क्या है लिखो, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डैश करके इलेक्ट्रॉन लिखना, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, अपकमिंग जो आ रहा है, अपकमिंग एंड सेकेंड लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला सेल होगा उससे पहले वाला जो सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच में रिपल्सन होगा। क्या लिखा स्टार्टिंग बोलो, सेकेंड सेल इलेक्ट्रॉन या सेकेंड लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, है ना, ब्रैकेट क्लोज करना। डोमिनेट, किसको डोमिनेट करेगा, डोमिनेट, डोमिनेट द अट्रैक्शन बिटवीन, डोमिनेट द अट्रैक्शन बिटवीन अपकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट न्यूक्लियस। ये बात समझ गए या अलग से मैं बनाकर समझाऊं कुछ, समझ गए, रिपल्सन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन को डोमिनेट कर रहा है वो। डन, तिवारी समझ गई, अलग से बना के समझाएं, हाँ, अरे तो हाँ या ना में जवाबों न दे पाते, कहा गए, बड़ी फांसी है। इसीलिए टीचर नहीं बताते, तुम लोगों को आधा ज्यादा रीजन ही नहीं पता, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इतना कोई एक्सप्लेन ही नहीं करते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कान में कुछ फूंकना चाह रहे हैं क्या, बेटा मंत्र यहां नहीं देंगे, हाँ, आज तुम्हारे मंत्र वाले और खिलाड़ी नहीं आए, आ अरे नहीं अभी और थे ना, अरे समझ गए, हाँ हाँ
ना बेटा ना, नहीं। क्यों बोले हम यार, अभी सुनेंगे कहेंगे सर दुआओं में याद रखना। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बस मेरी बात समझानी। अच्छा किसमें, इसमें? गजब यार, चमत्कार कैसे किया मैंने। हाँ अभी सही है। चलो क्लोरीन की बात करें भैया, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। जब समझना, ये जो ग्रीन से हमने बना दिया ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, बाहर से कहीं से आ रहा है भाई, किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल से या कहीं से लिया इसने, ठीक है भाई। अब इस इलेक्ट्रॉन और इसके पहले वाले जो सेल के इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो क्या होगा, रिपल्सन। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, क्या होगा अध्ययन, रिपल्सन। और इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हमेशा कैसा चार्ज, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा ना। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होगा भैया, अट्रैक्शन। तो कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और सेकेंड लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो लग रहा है अट्रैक्शन, ये इसको क्या करेगा, डोमिनेट। कौन, रिपल्सन डोमिनेट करेगा। जब ये डोमिनेट करेगा मतलब रिपल्सन का मतलब क्या होगा, ये इसको पुश आउट करेगा, तो लास्ट सेल को थोड़ा सा क्या कर देगा, पीछे की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर देगा, इसलिए इसका आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं एनायन के केस में जो इसका रेडियस होगा एनायन का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, रिपल्सन डोमिनेट करेगा किसको, न्यूक्लियस अट्रैक्शन को। किसके किसके बीच में, समझ में आई बात, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आपको लिखना पड़ेगा, इतना बना के लिखना नहीं है लेकिन फिर भी आना चाहिए आपको। चल भाई लिख, डन। अभी लिखो कांस्टेंट क्या होगा, लिखो, लिखो वाई, लिखो इसमें लिखो वाई, 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 वाई एटॉमिक या आयनिक रेडियाई बिकम्स कांस्टेंट। वाई एटॉमिक एंड व्हाट, आयनिक रेडियाई बिकम्स कांस्टेंट। हमको है ना बीच में आने के बाद थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, इसका रीजन समझिए। वाई एटॉमिक एंड व्हाट, आयनिक रेडियाई बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, इसका रीजन समझ रहा। देखो देखो, व्हेन द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, व्हेन द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। व्हेन द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, है ना। दोनों नाम दिख रहा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक सा है। व्हेन द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट बैलेंस ईच अदर, बैलेंस व्हाट, ईच अदर, बैलेंस ईच अदर, the atomic radii becomes almost constant. Atomic radii becomes almost constant, मतलब जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना ज्यादा रिपल्सन, तो उस केस में क्या होगा, फिर एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखो ट्रेंड यहां दिखे हैं, लेकिन यहां जो रेडियाई है देखो कि इसका 4d का लगभग 5d के ऑलमोस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। टेबल से समझ में आ रहा है, देखो पहले क्या हो रहा है, मिड में आ गए तो थोड़ा सा क्या हो गया, देखो इसके आगे थोड़ा ऑलमोस्ट क्या हुआ, कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं, यहां थोड़ा सा क्या दिख रहा है, फिर यहां से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इधर भी देखो क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट यहां दिख रहा है कि नहीं, यहां बीच में कांस्टेंट दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, पहले ग्रेजुअली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर देखो यहां पर क्या है, यहां कांस्टेंट हो रहा है, यहां कांस्टेंट हो रहा है, यहां कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 4D और 5D में आप क्या देखो, अरे पहली वाली सीरीज हमारी 3D होती थी, दूसरा क्या है 4D है, तीसरा क्या है 4D और 5D का जो रेडियाई है देखो एंड में ऑलमोस्ट क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। लास्ट में जब ये पहुंच रहे हैं तो इनके रेडियाई एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, देखो इक्वल। इसका रीजन क्या है भी लिखेंगे, लिखो जरा। लिखो द रेडियाई ऑफ थर्ड द रेडियाई ऑफ थर्ड है कि 4D है यार, थर्ड द रेडियाई ऑफ 4D एंड लिखो द रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, the radii of 4D and 5D series elements, the radii of 4D and what 5D series elements are almost same या equal, are almost same or what equal in the what end of the series, in the end of the series, in the end of the series मतलब सीरीज के एंड में। ऐसा क्यों, रीजन लिखेंगे भाई, रीजन लिखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों भैया, बिकॉज ऑफ दिस थिंग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे भाई लिखो, पढ़ने लिखने में थोड़ा मन और लगाओ भैया, इतना नहीं तो शॉर्ट में लिखवा के निकल जाए कहो तो, और क्या। अब इनऑर्गेनिक है, इसमें डिटेल में लिखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो को पीडीएफ दे दे बस एक्सप्लेन कर दें, पीडीएफ दे देंगे एक्सप्लेन करके छोड़ दें। हाँ क्या लिखा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कहता है कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अभी उड़ रहे थे ना तुम, क्या होता है एक तरह, लिखो लिखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में डैश करके लिखो, इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल, intervention of what, intervention of 4f orbital which must be filled before 5D series of elements, 5D series 5D series of एलिमेंट्स बिगिन। देखो ऐसा क्या है, 5D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, दिख रहा है इसमें आपका, दिख रहा है, ये कौन से हैं भाई, ये कौन से है 3D के, 3D वाले तो भाई नीचे एकदम सीधे छोड़ो। लेकिन जब हम 5D की बात करेंगे और 4D की बात करेंगे, जब हम 4D की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, 5D की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जब मैं 5D हूं, जब 5D में है आप, जब आप 4D में हैं, तो ये वाला देखिए इसका क्या हो रहा है यहां पर, इसका साइज इसके साइज के ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है। रीजन इसके पीछे का क्या है कि 4f ऑर्बिटल पहले भर रहा है, किसके कंपैरिजन में, D वाले ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। जब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और लास्ट ईयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा ना। अच्छा किसी एक एलिमेंट का लिखो तो मैं समझा दूं तुम्हें, 4f का किसी का लिख लो तो मैं समझा दूं, ऐसा करो ना। चलो सिल्वर का लिख लो, गोल्ड का लिख लो, सिल्वर और गोल्ड का लिखो, लिखो सिल्वर का लिखो, गोल्ड का लिखो। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिखो जल्दी से। सिल्वर का आई थिंक 37 था क्या, गोल्ड का था, लिखो सिल्वर एंड गोल्ड का लिखो, बताए लिखो। सिल्वर का 47 है और गोल्ड का 79 है, लिखो सिल्वर एंड गोल्ड का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अब थोड़ा समझ में आएगा कि चीजें मैं क्या कह रहा हूं। लिखो
सिल्वर का है 47 और गोल्ड का क्या है 79। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए फटाफट, सबसे पहले दिन यही डिस्कस किए थे। ठीक, तो ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, इसके लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्या आ रहा है 4F14 5D10 और क्या है ये 6S1 है। और ये क्या है 4D सीरीज का एलिमेंट है, इसमें केवल आ रहा है 4D10 और क्या आ रहा है 5S1। यह समझना इसमें। अब क्या होगा लिखो, इसमें ये लिखा आपने इंटरवेंशन ऑफ दिस, उसके बाद ये दोनों लिखा आपने, लिख लिया। इसमें लिखो क्या होगा, देखो ड्यू टू व्हाट पुअर, जो स्टडी हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या लिखवाया था रीजन, मतलब रीजन में क्या लिखे थे, मतलब ऊपर क्या लिखे थे वाई कुछ करके से लिखा होगा ना रीजन, मतलब जो साइज का इक्वल मैंने लिखा था वो लिखा है क्या। हाँ ड्यू टू व्हाट लेंथ एंड, अगर इसमें हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखे फिर, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, है ना। लिखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इट इज लिखो इट इज ए व्हाट पुअर शील्डिंग ऑफ, इट इज ए व्हाट पुअर shielding of what inner core electrons, it is a poor shielding of inner core electrons, किसके इलेक्ट्रॉन 4f वाले अभी लिखे थे ना 4f 4f, इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है, न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या करेगा उसको डोमिनेट करेगा। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बाय न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, force of attraction on valence electron by the nucleus will dominate electron repulsion between 5D and 4f electrons, 5D and what 4f electron, 5D and 4f electrons, उनके रिपल्सन को ये क्या करेगा डोमिनेट करेगा। इसलिए क्या होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्यों बोल रहे हैं, साइज घट रहा है लेकिन ये कौन सी सीरीज में है, लेंथोनाइड सीरीज में है ना, लेंथेनाइड सीरीज में है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज घट रही है लेकिन ये लेंथेनाइड सीरीज में है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम ही क्या पड़ गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो रीजन क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, ये शील्डिंग इफेक्ट का क्या है थोड़ा सा अपोजिट है। शील्डिंग इफेक्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन था डोमिनेट कर रहा था किसको, न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है जो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है वो डोमिनेट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन को। इसलिए यहां लिखा जा रहा है क्या, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ये क्या है पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इसीलिए को बोलते हैं क्या भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है साइज का घटना होता है। और लेंथेनॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज का है, क्योंकि ये कहां का है लेंथेनॉइड सीरीज का है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये सब लिखने को आ सकते हैं, आपको बताने का आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिखिएगा। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए जरा, हम समझे। ये टर्म्स चूंकि बहुत एकदम प्रोमिनेंट वर्ड है, ये इसको यूज करेंगे बार बार। आप अभी क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है
मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन द टर्म lengthened contraction? So how you guys will answer? बताइए कैसे करेंगे? बताओ अनु, क्या लिखोगी? क्या लिखोगी आंसर बताओ? क्या लिखोगी? lengthened contraction क्या होता है बताओ? मन नहीं लग रहा है? इससे अच्छा तो पीडीएफ दे दें, तुम लोग पढ़ लो यार। तुम लोगों का शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन और ध्यान, इसका मतलब तुम लोगों का कंसंट्रेशन पावर एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। देखो उज्जवल बता रहा, सुनो तो ध्यान से, चलो बताओ। हाँ बता बेटा, शाबाश बेटा, चलो बता। उस केस में क्या होता है, एटम का साइज या एटॉमिक जो आयनिक हमारा एटम है उसका साइज क्या होता है, घट जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। चूंकि ये लेंथेनाइड सीरीज में हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डोमिनेट द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन 4f एंड 5d सेल इलेक्ट्रॉन्स। So in this case atomic या फिर what ionic radii will decreases या contract since it happens in lanthanoid series. That's why we are calling it what, lanthanoid contraction. समझ गया कि नहीं समझ गया? अभी ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, एकदम ध्यान रखना। बहुत बढ़िया यार आप लोग तो हाँ। अब देखो यहां रीजन लिखा हुआ है, वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन? क्यों इनकी हायर एनर्जी होती है एटमाइजेशन की? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ज्यादा नंबर में बॉन्ड बनाएंगे। ज्यादा नंबर में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में या बॉन्ड्स नए बनाने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, है ना। Therefore atoms they have stronger interatomic interaction and hence strong in bonding between the क्या दिया, resulting in higher enthalpies of it। अच्छा इसमें ध्यान रखना, जब हाई नंबर ऑफ क्या होंगे, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बॉन्ड का नेचर ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, आयनिक होता है। जब लेस नंबर में क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, कोवेलेंट होगा। ध्यान रखना, ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। जब 5 या 4 या 5 से ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे या अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन अगर 5 या 5 से ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, आयनिक। कम होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट। इसको ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। अभी लिखेंगे भी, इसको बात करेंगे भी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। तो ज्यादा क्यों है इसका, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि ज्यादा नंबर में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड्स ब्रेक करने में और सब चीजों में, ठीक है भैया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लिखो लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले ये बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ क्या करना पड़ता है, हाँ कुछ तो बोले यार। यार तुम लोगों को ये सब टर्म्स ही नहीं पता है। लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कभी गौर किए, विषय यही है कि जो चीज आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट वीक हो जाते हैं। मतलब मैं तो क्या ही कहूँ, रिकॉर्डिंग में हूं, नहीं तो मैं बोल दूं, मैं तो मैथ पढ़ाऊं, लेकिन बाद में फिजिक्स, फिर बाद में हम तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह है, किसी भी ऑर्बिट में फेंके जा रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, कोई समझाएगा। देखो राजपूत बता रहे हैं, ध्यान सुनो। हाँ बता बेटा, यस यस बताओ, बताओ नहीं बताओगे,
हम्म? इतना इतना स्लो बात करना बेटा कि मेरे कान में आवाज नहीं आए। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, आइसोलेटेड गैसेस एटम, जब तक गैसेस एटम नहीं होगा ना तब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आइसोलेटेड इसलिए रख रहे हैं ताकि जो इसको एनर्जी दे इसी को मिले, ये नहीं कि पूरा सराउंडिंग में ही चला जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम की बात कर लो। अरे बेटा सोडियम, अरे यार बॉन्ड हाइबर प्रोसेस नहीं पढ़े क्या NaCl के प्रोसेस में? पहले उसको हीट करेंगे, फिर गैसेस स्टेट में सोडियम को कन्वर्ट करते हैं, तब वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फिर क्लोरीन गैस से उसका रिएक्शन होता है। इसलिए डेफिनेशन में आता है आइसोलेटेड गैसेस एटम, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये सब काम होते हैं। लिखो जरा, लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, लिखो पहले टर्म्स समझो। लिखो लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अरे भाई तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to form its cation, to form its what, cation, to form its cation। ठीक, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, जिस एटम का साइज छोटा होगा, जिस एटम का साइज छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा कि कम होगा? एटम का साइज जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपेटिवली क्या हो जाएगा, आए आ रहे। तो क्या होगा इस केस में, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखो तुम लोग, मैं आ रहा हूं, दैट्स इट। इसको लिखिए आप लोग, ये लिखिए, दैट्स इट बेटा। लिखो हर एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप में देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ज्यादा निकालोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहला जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दूसरा वाला इससे ज्यादा होगा, तीसरा वाला इससे भी क्या होगा। इसको लिख लो, लिख लोगे, लिख लोगे नहीं, लिख लो तो क्या लिखेंगे इसमें, लिखिए। हाँ आया गुड़िया हो, सर दर्द हो रहा है क्या? ओके कोई बात नहीं, चलो चलो 2-3 क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं, हौले हौले पढ़ेंगे। अभी लिख लिख बेटा, इसको कंप्लीट कर लो, कर लो कंप्लीट, नहीं मारेंगे। हाँ इसको कंप्लीट कर लो, पहले कंप्लीट करते हैं। क्या लिखे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम टू फॉर्म इट्स व्हाट, आयन, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें इसको सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हमने कहा जो सेकंड वाला होगा फर्स्ट से ज्यादा होगा, जो थर्ड वाला होगा वो सेकंड ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, फिर सेकंड वाला होगा, फिर कौन सा होगा, फर्स्ट। सारे पॉइंट आपने लिखना। क्या लिखा, ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो क्या रहा है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिव्स सम गाइडेंस कंसर्निंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी जितने ज्यादा क्या होगी, जितनी ज्यादा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या है, ऑल्दो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी
इन जनरल इंक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन व्हाट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट्स इन जनरल इज मच हायर। मतलब क्या है, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, अभी तुम 5 मिनट रुक के जाना, तुम्हें चाटा मारेंगे। हाँ ठीक, सुनो आज तुम्हें भी मारना है, ठीक है, तुम्हें भी मारेंगे। हाँ तुम्हें 2 मारेंगे, ठीक, चलो। हाँ हाँ देखो देखिए मैं क्या कहूँ, मैं आप लोगों को शायद आप लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया कभी, क्योंकि मेरे किरदार इतने मल्टी डायमेंशनल हो गए कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी में ही खो गया, मतलब इधर उधर में ही, मतलब मैनेजमेंट वाले उसमें और काम नहीं कर पाया। लेकिन मेरा यकीन करिए, मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि बेटर करूँ, यहाँ भी और सबके लिए भी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगातार इस पर कोशिश करूँगा। ये मत सोचो सर बैकग्राउंड बना रहे हैं, आगे कुछ बोलने वाले हैं क्या ठीक है, ऐसा नहीं, मैं लगातार इस पर काम करूँगा, ठीक है, झेल लोगी ना। हाँ बोलो मिश्रा, ठीक ठीक, देख मतलब नाराज नहीं हो ना तुम एकदम। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि तुम ये जानबूझ के कह रहे हो क्या कि कुछ तो रीजन बताना ही था सर को, अब यही बता दें कि मुझे लगा ऐसा। मैं देखो एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो लगा मैं एकदम फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास मेडिसिन वगैरह हम देंगे, नहीं होगा तो थेरेपिस्ट को बुलाएंगे, आएगा ट्रीटमेंट करेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो मजाक कर रहा हूँ, अरे किसी को नहीं बुला पाऊंगा मैं, लिखो। तो ऐसा क्या होगा, देखो फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम में बच्चा बट नहीं, सब चले गए, सब वाले गए, गए सब, कह रहे हैं सब गए, अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा दूसरे काम, जल्दी आओ जल्दी आओ फिर। अब देखो समझना, अब समझ रहे हैं देखो भाई, जैसे मैग्नीशियम है, हम ये बात किए स्टार्टिंग में आपसे, एकदम बिगिनिंग में क्या बात की भैया, हमने कहा न्यूक्लियस से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तेरा ध्यान किधर है, तेरा कॉन्सेप्ट इधर है। हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट मार देंगे खींच के भी, दोनों का एक तरफ आ जाएंगे, पागल। अब यार सब अरे बढ़ा दें क्या, हमने कहा जब साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं। स्टार्टिंग में हमने एकदम वेरी फर्स्ट बिगिनिंग में हम लोगों ने क्या बात की कि अगर हम Na+ और Na की बात करें, किसका साइज ज्यादा होगा किसका कम होगा, जरा बताना। Na का ज्यादा होगा, Na+ का क्या होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, Na+ में, क्योंकि साइज यहां घट गया ना, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहां ज्यादा होगा। अब देखो मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, Mg, Mg+, Mg2+, किसका साइज सबसे कम होगा, Mg2+ का, उससे कम किसका होगा, इससे कम किसका होगा। अब देखो जब Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहां साइज थोड़ी बड़ी है, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे एनर्जी तो देंगे, लेकिन अभी Mg जब प्लस बन गया, जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब तो साइज और घट गई है ना, अब यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में ये साइज और क्या हो गई है, और छोटी हो गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, जब क्या निकाले पहला इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखेंगे IE1, IE1 का मतलब क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, IE2, इसका मतलब क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब पहला निकालेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, जब सेकंड निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन, जब थर्ड निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हर केस में साइज क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट से ज्यादा कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा, और सेकंड से भी ज्यादा क्या होगा, थर्ड वाला होगा। मसला समझ में आया, मसाइल हल हो गया, ठीक है।
समझ लेना, बाकी जानकार तो बचपन से थे। हाँ किससे? अच्छा हाँ ठीक है, मैंने बता दिया। अब यहाँ अगर आपको पिक्चर दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा है क्या? देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका लिखा है? स्कैंडियम का। स्कैंडियम का लिखा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना लिखा है? 631। सेकंड का लिखना है 1235 और थर्ड वाला क्या लिखा है? 2393। बढ़ता जा रहा है कि नहीं? फर्स्ट में 631 ही आया, सेकंड वाले में क्या हुआ? डबल हुआ, और थर्ड वाले में इसका भी क्या हो गया? डबल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे साइज क्या हो जाएगी? घटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और क्या होगा? टफ होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी साइज और घट गया, अब और अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन तो हमें क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? हमारी बढ़ती जा रही है, लिखा था वहां, ठीक ध्यान रखिए। बाकी आप समझदार हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ले, ले। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी मैं ये जानता हूँ कि मैं बहुत कम समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी समझा पा रहा हूँ मैं समझा पा रहा हूँ। मैं जितना समझा पा रहा हूँ उतना समझ पा रहा हूँ। अच्छा ये भी है, अच्छी बात है। कल मैं इसको पूछूंगा जितने लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जब आया करो तो पहले क्लास जो आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन करके आया करो। और अब तो समय ही नहीं बचा, आप लोग क्या लिखोगे भाई? ठीक है अच्छा बहुत 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 पीटे जाओगे बेटा। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? कौन से सेल की, कौन सी सीरीज की सबसे ज्यादा होगी? 3D ज्यादा, 4D की होगी, 4D से क्या होगी? 5D। लिख लो, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, increasing order of what? Ionization enthalpy in series. Increasing order of ionization enthalpy, increasing order of increasing order of increasing order of ionization enthalpy in series. लिखो 3D से ज्यादा किसका होगा? 4D का। 4D से ज्यादा किसका होगा? 5D का। क्योंकि यहां साइज बढ़ता जा रहा है ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए मेटल इन गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। relation between ionization enthalpy, relation between ionization enthalpy and stability of a metal, relation between ionization enthalpy and stability of what? A metal in a given oxidation state, in a given oxidation state, in a given oxidation state। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आएगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। लिखना, लिखो हायर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हायर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हायर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हायर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हायर विल बी higher will be मत लिखो यार, higher stable ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे इसमें देखो क्या क्या दिया है भाई, निकेल के केस में हम देखेंगे निकेल का जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितना रहा है? सेकंड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाले, कितना होगा? 2.45 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? 3 किलो जूल पर क्या हुआ? किलो जूल पर मोल। प्लेटिनम का देखो, प्लेटिनम का सेकंड वाले का कितना रहा है?
अब बताओ इसमें किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। अब देखो निकल का यहाँ फोर्थ वाले का कितना है और यहाँ पर प्लेटिनम फोर्थ का कितना है देखो। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड की जब मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड का सम किया तुम्हारा देखो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर निकल एंड व्हाट, निकल इज लेस देन फर्स्ट और सेकंड ऑफ व्हाट, प्लेटिनम। इन दोनों के सम कैसा है भाई, देखो ना, किसका ज्यादा है किसका कम है, निकल का कम है ना किससे, प्लेटिनम से। तो क्या है इसका मतलब क्या होगा, सो निकल इज व्हाट मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा जरा बताना। हाँ, इसका लोअर भी होगा हायर भी होगा, एक्सेप्ट क्या बेटा, 2 मिनट नहीं लिख पाए। हाँ चलो ठीक है, बस एंड हो रहा है, इसको देख के चले जा, क्या कहें तुम लोगों को, मतलब अब क्या कहूं। ठीक है, जहां आपने लिखा ना हायर द, क्या लिखा हायर द, बेटा हायर द क्या लिखा, हायर नहीं लिखो उसको, लोअर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर स्टेबल, अरे जहां हायर लिखा वहां लोअर लिख दो बस, दैट्स इट। नहीं बस एक जगह सेकंड वाले में, हायर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर स्टेबल क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ध्यान रखना। एक एग्जांपल लिख लो बस, समझ में आ जाएगा आपको। लिखो निकेल का, लिखो निकेल सेकंड का कितना है देखो, निकेल का लिख लो एग्जांपल, निकेल सेकंड का देखो कितना है, I1 + I2, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों का सम कितना है 2.49 × 10³ किलो जूल पर मोल है। और प्लेटिनम का देखो सेकंड का कितना है, प्लेटिनम का सेकंड कितना है भाई, प्लेटिनम सेकंड का फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है 2.66 × 10³ किलो जूल पर वॉट मोल। तो जिसका कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो लिखेंगे निकेल इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम। सो निकेल इज व्हाट मोर स्टेबल देन प्लेटिनम। सो निकेल इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम। अब आप लोग थक भी गए हैं, तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, करा देंगे। ठीक है, अभी तो मेरी क्लासेस ये रेगुलर चलेंगी, मतलब अब तो रेगुलरली लेंगे ना, हम बताएंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना भाई, मैनेज हो जाएगा। ओके डन, ठीक है फिर, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।